नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। परंतु कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बहुत पुराने समय की बात है, सब जगह चोर और ठगों का बोलबाला था। उस समय मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। 1-2 मील का रास्ता तो अक्सर लोग पैदल चलकर ही तय कर लिया करते थे। परंतु ठगों की वजह से किसी सुनसान रास्तों से अकेले दुकेले गुजरने में कोई शेकी ना समझते थे। अगर किसी को 2-4 गांव आगे तक जाना भी होता तो जब तक कई लोगों का गुट ना हो जाए तब तक एक दूसरे के भरोसे पर ही कई दिन यूं ही गुजर जाते थे। ऐसे माहौल में कोई हिम्मत वाला इंसान ही अकेले अपने सफर पर निकलता था। उसी समय में एक मुसाफिर के साथ घटी यह एक सच्ची घटना राजस्थान की लोक कथाओं में आज भी मशहूर है। यह कहानी है जोधपुर के एक छोटे से गांव की, जहां के लोग उस रास्ते से आते जाते लोगों को ठगकर उनका सारा धन हड़प लेते थे। ये लोग तरह तरह की कलाओं में निपुण और हुनरमंद भी थे। रास्ते में कहीं पर तो ये लोग कठपुतलियां नचाने के लिए अपना ठिया लगाकर बैठ जाते और कहीं पर राहगीरों के खाने पीने की व्यवस्था करके अपना ढाबा खोलकर बैठ जाते। और जब भी कोई अकेला दुकेला व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता तो ये लोग जलपान के बहाने उसे अपने ढाबे पर बुलाते और शरबत में मिलाकर नशीली दवाएं पिलाकर उसका सारा धन लूटकर वहां से चंपत हो जाते थे। इसके लिए ये लोग तेज दौड़ने वाले ऊंटों को अपने साथ ही रखते थे। इस काम के लिए ये ठग अपनी बहू और बेटियों को आगे रखते थे। भिवानी गांव में एक भंवर सिंह नाम का बहुत ही प्रसिद्ध ठग रहता था। उसकी बेटी हरजोत भी अपने पिता की तरह लोगों को ठगने में दूर दूर तक मशहूर थी। वह हर बार नया भेष बदलकर लोगों को ठग लेती थी और फिर उस जगह को छोड़कर अपने परिवार के साथ किसी और गांव के बाहर जाकर अपना ठिकाना जमा लेती थी। बड़े बड़े चतुर सुजान लोग भी उसके द्वारा ठग लिए जाते थे। एक दिन की बात है, एक नारायण सिंह नाम का युवक अपने घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। चिलचिलाती धूप और तपती बालू ने उसके सफर को बड़ा ही कठिन बना दिया था। ऊपर से उसके पानी के पीपे का ढक्कन ना जाने कैसे खुल गया था, जिसकी वजह से सारा पानी रास्ते में ही बिखर गया था। प्यास के मारे नारायण सिंह का बुरा हाल हो गया था और उसके घोड़े को भी बहुत प्यास लगी थी, जिसके कारण घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे थे। नारायण सिंह इधर उधर घूमकर पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे कहीं दूर एक छप्पर सा तना हुआ नजर आया। नारायण सिंह ने वहां जाकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि फूंस के छप्पर के नीचे पानी से भरी हुई 4 नांद रखी हुई हैं। उनके आसपास रेती पर पानी का छिड़काव करके एक बहुत सुंदर युवती वहां पर बैठी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बड़ी उत्सुकता के साथ किसी के आने का इंतजार कर रही है। नारायण सिंह ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उस युवती के पास जाकर उससे अपने और अपने घोड़े को पानी पिलाने का आग्रह किया। मनमोहक रूप वाली वह युवती अपनी बोली में गुड़ घोलती हुई बोली, सरकार, इतनी तेज धूप में सफर करके आ रहे हैं, पहले थोड़ी देर छांव में बैठकर पसीना सुखा लीजिए, फिर पानी भी पी लेना। कहीं सर्द गर्म हो गई तो खामखा तबीयत बिगड़ जाएगी। नारायण सिंह वहीं पास में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और उस युवती से बोला, तुम औरत की जात हो, इस सुनसान बीहड़ इलाके में प्याऊ खोलकर बैठी हो, क्या तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? वह युवती एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, आप जैसे भले लोगों से डर कैसा सरकार, और यह कमबख्त पेट की आग तो होती ही ऐसी है कि ऐसे बीहड़ में तो क्या, शमशान में बैठने पर भी मजबूर बना दे। आप जैसे आते जाते राहगीरों को पानी पिलाकर उनकी सेवा भी हो जाती है और परिवार का गुजारा भी हो जाता है। इतना कहकर वह युवती तांबे के चमचमाते जग में पानी भरकर ले आई और बोली, चलिए सरकार, पानी पिलाने से पहले आपके हाथ धुला दूं।
नारायण सिंह ने अपने हाथ धोकर जैसे ही पानी पीने के लिए मुद्रा बनाई, वैसे ही वह युवती पानी का जग लेकर पीछे को हट गई और अचंभा सा करके बोली, अरे कुंवर जी, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई थी। मेरे प्याऊ की एक रीत है और इस रीत को पूरा किए बिना मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। पहले आप आराम से बैठकर 2 रोटी जीम लीजिए, फिर मैं आपको पानी पिला दूंगी। नारायण सिंह उस समय जल्दी में था। वह अपने ननिहाल में अपनी बीमार माँ का हालचाल लेने जा रहा था, इसलिए वह जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास पहुँचना चाहता था। उसने उस युवती से कहा, अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, जब मैं इस रास्ते से वापस लौटूंगा तब तुम अपने प्याऊ की रीत को निभा लेना। रही बात तुम्हारे परिवार के गुजारा करने की, तो मैं तुम्हें थोड़े रुपए ऐसे ही दे दूंगा। अभी तो तुम बस मुझे और मेरे घोड़े को पानी पिलाने की मेहरबानी करो। नारायण सिंह के बार बार आग्रह करने पर भी उस युवती ने उसे पानी पिलाने से इनकार कर दिया और बोली, कुछ भी हो कुंवर जी, मैं अपने प्याऊ की रीत को तोड़कर तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। पानी पीने से पहले आपको 2 रोटी तो जरूर जीमनी पड़ेंगी। नारायण सिंह उस युवती की बात मानने को मजबूर हो गया था, क्योंकि वह खुद को तो प्यासा रख सकता था पर उसके घोड़े को पानी पिलाना आवश्यक हो गया था। आखिरकार नारायण सिंह ने उस युवती से कहा, ठीक है, तुम जल्दी से 2 रोटियां ले आओ। वह युवती नारायण सिंह को खाना खिलाने के लिए अपनी झोंपड़ी के भीतर ले गई। नारायण सिंह ने भीतर जाकर देखा कि उस छप्पर के पीछे एक बड़ी सी झोंपड़ी बनी हुई है और उसके बीचों बीच बैठने के लिए एक बहुत सुंदर सा बाजोट बिछा हुआ है। उस युवती ने नारायण सिंह से कहा, कुंवर जी, आप इस बाजोट पर बिराजिए, मैं जल्दी से आपके लिए भोजन की थाली लेकर आती हूँ। नारायण सिंह खाना खाने के लिए जैसे ही उस बाजोट पर बैठा तो बाजोट समेत नीचे को सरक गया और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के भीतर बहुत अंधेरा था। उसने बाजोट को एक तरफ फेंककर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि गड्ढे की दीवारें बहुत ही चिकनी हैं, इसलिए उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गयी। फिर उसने उस युवती को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया तो उसकी आवाज उस गड्ढे के भीतर गूंज कर ही रह गई। अब नारायण सिंह एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि हो ना हो, वह आज ठगों के जाल में फंस गया है। वह दोनों हाथों से अपना माथा पकड़कर बैठ गया और इस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ खिसकने की सी आवाज सुनाई दी। नारायण सिंह ने देखा कि वह युवती अपने हाथ में धारदार कटार लेकर उसके सामने खड़ी थी। विकराल सा रूप बनाए हुए वह युवती कठोर सी आवाज में बोली, क्या कुछ माल मसाला है तेरे पास? चुपचाप सब कुछ मेरे हवाले कर दे। नारायण सिंह के पास जो कुछ रुपए थे वे सब उसने उस युवती को सौंप दिए। कानों में जो सोने की मुंदरी पहन रखी थी वे भी उतारकर उस औरत के हाथ पर रख दी। इसके बाद नारायण सिंह ने उस युवती से कहा, देखो मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी बीमार माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर मैं ऐसे ही जल्दबाजी में घर से निकल पड़ा था। मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है। वह युवती अपने पकड़े जाने के डर से नारायण सिंह को वहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहती थी। उसने जैसे ही नारायण सिंह का गला काटने के लिए कटार आगे बढ़ाई, नारायण सिंह ने एक जोर का धक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से कटार छीनकर उल्टा उसी की गर्दन पर तानकर पूछने लगा, औरत के भेष में छुपी हुई काली नागिन, तू पानी पिलाने का बहाना करके आते जाते मासूम राहगीरों को लूटने का काम करती है और इतने से भी तेरा पेट नहीं भरता, तू उन निर्दोष लोगों की हत्या भी कर देती है। मेरा दिल तो चाहता है कि बेचारे मासूम राहगीरों की जान बचाने के लिए आज मैं ही तेरी हत्या कर दूं। पर मैं एक राजपूत का बेटा हूँ और मैं अपने उसूलों के आगे मजबूर हूँ कि मैं औरत जात पर हाथ नहीं उठा सकता। आते जाते मासूम लोगों की जान लेकर तुझे क्या मिलता है? हत्यारी औरत, तू मुझे यह तो बता कि तू ऐसा करती क्यों है?
उस युवती के पास नारायण सिंह की बातों का कोई जवाब ना था। वह घबराई सी आवाज में बोली, सरकार, राहगीरों को लूटकर जो माल मिलता है उसी से मेरे परिवार का गुजारा होता है। नारायण सिंह ने पूछा, तेरे परिवार में और कौन कौन है? क्या तू अपने घर में अकेली कमाने वाली है? वह युवती बोली, हजूर, कहने को तो परिवार में माँ बाप, भाई भाभियाँ और मुझसे छोटी 2 बहनें भी हैं, पर उन सबका पेट गुजारा करने वाली मैं अकेली ही हूँ। अच्छा, तो जब तेरा ब्याह हो जाएगा तब उन सबका गुजारा कैसे होगा? नारायण सिंह ने पूछा। वह युवती बोली, तब मेरी दोनों बहनें इस धंधे पर बैठा दी जाएंगी। नारायण सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेवकूफ औरत, जिन लोगों को पालने के लिए तू इतनी सारी हत्याओं का पाप अपने सर ले रही है, एक बार तू उन लोगों से यह पूछ कर देखना कि जैसे वे सब तेरे द्वारा लूटे गए माल के भागीदार बन जाते हैं, क्या वे तेरे साथ इन हत्याओं के पाप के भागीदार भी बन सकते हैं, या इस पाप की गठरी का बोझ भी अकेले तुझे ही उठाना पड़ेगा? यह कहकर नारायण सिंह कटार से अपना बचाव करता हुआ उसी रास्ते से गड्ढे से बाहर निकल आया जिस रास्ते से वह युवती वहां दाखिल हुई थी। फिर उसने एक नान से लेकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। उस युवती की कटार को उसने रेती में दबा दिया और झट से अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जब वह युवती गड्ढे से निकलकर बाहर आई, तब तक नारायण सिंह काफी दूर निकल गया था। नारायण सिंह की एक एक बात उस युवती के कानों में गूंज रही थी। उसके दिल और दिमाग पर नारायण सिंह की बातों ने गहरा असर किया था। वह नारायण सिंह को तब तक निहारती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल न हो गया। उसने राहगीर तो बहुत ठगे थे, परंतु ऐसा साहसी और उसूलों का पक्का इंसान उसने पहली बार देखा था। अगर वह चाहता तो मेरा सर कलम कर सकता था, पर मुझे जिंदा छोड़कर वह बाका पहलवान आज मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। उस युवती ने उसी समय वहां से अपना ठिया हटाया और ऊंट पर सारा सामान लादकर अपने घर पहुंच गई। उसने जो कुछ भी नारायण सिंह से लूटा था वह सब अपने पिता को सौंप दिया। अगले दिन उसके परिवार के लोगों ने उसे ठिया लगाने के लिए कहा तो उसने साफ साफ कह दिया कि पहले वे सब उसके एक सवाल का जवाब दें, तभी वह आज ठिया लगाकर बैठेगी, वरना आज के बाद वह लूटमार का धंधा नहीं करेगी। फिर उस युवती ने एक एक करके अपने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा कि जैसे वे सब उसके द्वारा लूटे गए माल के साझीदार बन जाते हैं, क्या वे उसके द्वारा की गई निर्मम हत्याओं के पाप के भागीदार भी बनेंगे? इस पर सभी लोग उसका मुंह ताकते रह गए और उससे बोले, आज से पहले तो तूने कभी ऐसे सवाल नहीं किए थे, फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? इतने में उसकी भाभियों ने हंसकर ठहाका लगाया और ताना कसती हुई बोली, ठगी का धंधा तुम करती हो, लोगों का कत्ल भी तुम ही करती हो, तो पाप की भागीदार भी तुम ही रहोगी। हम भला तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बनेंगे? उसे सभी लोगों के मुंह से यही जवाब मिला। उसने अपने माँ बाप से साफ तौर पर कह दिया कि आज के बाद वह लोगों को लूटने का काम नहीं करेगी। उसकी बात पर उसके भाइयों ने उससे कहा कि अगर वह ठिया नहीं लगाएगी तो यहाँ बैठकर खाएगी भी नहीं। ऐसा कहकर उसके भाइयों और भाभियों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके माँ बाप भी अपने बहू बेटों के सामने मजबूर होकर रह गए। उस युवती ने उसी समय अपना घर छोड़ दिया और उसी रास्ते पर बैठकर नारायण सिंह के वापस आने का इंतजार करने लगी। भूख प्यास लगती तो आते जाते लोगों से कुछ पैसा मांग लेती और अपना पेट भर लेती। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन नारायण सिंह उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। उसने रास्ते में बैठी उस युवती को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गया और अपने घोड़े से उतरकर बोला, अरे कुलटा कुलक्षणी औरत, तू लोगों को लूटने के लिए फिर इसी रास्ते पर बैठी हुई है। उसने और भी ना जाने क्या क्या कहा। वह युवती चुपचाप बैठी नारायण सिंह की बातें सुनती रही। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वह नारायण सिंह के पैर पकड़कर बैठ गई और बोली, कुंवर जी,
जिस दिन से तुमने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, जिंदगी की कड़वी सच्चाई से अवगत कराया है, उसी दिन से मैंने यह ठगी और लूटमार का धंधा छोड़कर ईमानदारी का जीवन अपना लिया है, जिसके कारण मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकालकर बेघर कर दिया है। उसी दिन से इस रास्ते पर बैठी आपके वापस आने की बाट निहार रही थी। कुंवर जी, अब मेरा आगे का जीवन तुम्हारे हवाले करती हूँ। या तो आज आप मुझे अपने साथ ले चलो, वरना इसी रास्ते पर धरना देकर भूखी प्यासी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगी। नारायण सिंह भी पक्का राजपूत का बेटा था। कोई बेसहारा औरत उससे मदद की गुहार लगाए और नारायण सिंह उसकी मदद ना करे, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं था। उसने सोचा कि अब इस औरत ने अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दिया है, जिस वजह से आज यह घर से बेघर बैठी है। ऐसी परिस्थिति में मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस औरत को कोई ठिकाना करके दूं। देखने में तो किसी हूर की परी से कम नहीं है। ऐसी हूर हवेली में घूमे तो ठाकुरों की हवेली की शान बढ़ जाए। नारायण सिंह ने फैसला किया कि गांव पहुंचकर वह इस पनिहारन के साथ अपना ब्याह कर लेगा। फिर उसने पनिहारी का हाथ पकड़कर अपने घोड़े पर बिठाया और अपने गांव की सूरत लगा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।